हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। हम अपने 7 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपनी 8 यूनिट पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। अब बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोमैकेनिक्स क्या होता है और स्पोर्ट्स का इसके अंदर क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी स्पोर्ट्स के अंदर। तो पहला टॉपिक है हमारा बायोमैकेनिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि बायोमैकेनिक्स क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले बायोमैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। बायोमैकेनिक्स होती क्या है? बायोमैकेनिक्स एक ब्रांच है स्पोर्ट्स साइंस की। स्पोर्ट्स साइंस की एक ब्रांच है। बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स साइंस की एक ब्रांच है जो एक प्लेयर की परफॉर्मेंस बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, बायोमैकेनिक्स एक स्पोर्ट्स साइंस की एक ब्रांच है जो किसी भी प्लेयर की, किसी एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ाने में हेल्प करती है, उसकी एबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। और कि जैसे कोई प्लेयर भाग रहा है, ठीक है, कोई प्लेयर खेल रहा है, लॉन्ग जंप का प्लेयर है, तो वो जो पावर जनरेट हो रही है उसके कूदने में, उसके भागने में कौन कौन से लॉज लग रहे हैं, कौन कौन सी फिजिक लग रही है उसके उसके भागने में, कौन कौन सा मैकेनिज्म लग रहे हैं उसके भागने में, वो सब चीजें बायोमैकेनिक्स के अंदर होती है। ठीक है, स्पोर्ट्स साइंस की एक ब्रांच है जो किसी, और इसका यूज क्या है कि किसी प्लेयर की एबिलिटी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके इंपॉर्टेंस की तरफ कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो फर्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, बायोमैकेनिक्स जो है किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कैसे करता है? मान लीजिए कोई प्लेयर लॉन्ग जंप का प्लेयर है कोई, ठीक है, भाग के गया, उसने लॉन्ग जंप लगाई, नहीं हुआ, उस पर क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो क्या होगा, वो अपनी बाद में वीडियोस को देखता है कि मुझ में कहाँ कमी रह गई थी जो मैं उसे क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो क्या हो रहा है, जिसके थ्रू मी वीडियो क्वालिटी जो है, जो कैमरास लगे हुए हैं, वो भी बायोमैकेनिक्स के अंदर आते हैं, वो भी बायोमैकेनिक्स की लेबोरेटरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू वो अपनी परफॉर्मेंस को बिल्ड कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। ठीक है, नंबर 2, टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव करने में भी इसका बहुत यूज़फुल है। क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, मान लीजिए जैसे पहले क्या होता था, पहले प्लेयर थे जो ऐसी मतलब जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स ले लीजिए। क्रिकेट के प्लेयर्स क्या थे, स्टार्टिंग में जब क्रिकेट स्टार्ट हुआ तो क्या होता था, वो शर्ट में खेलते थे, और शर्ट में खेल लेते थे, ट्राउजर में खेलते थे, मतलब उनके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, रिसर्च वगैरह हुई, जिसमें रिसर्च में क्या हो गया, उनके पास लोअर आ गए, टी शर्ट आ गए, लोअर टी शर्ट में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, शूज़ अच्छे तरीके के आ गए। पहले शूज़ ऐसे ही पहन लेते थे, फिर शूज़ अच्छे तरीके के आ गए, तो उससे क्या हो गया, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो इम्प्रूव हुए, जो उनके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स थे वो इम्प्रूव हुए। ठीक है, जैसे पहले सिन गार्ड नहीं हुआ करता था फुटबॉल प्लेयर के पास में, उनके पास जैसे धीरे 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 जैसे रिसर्च हुई तो उनके पास सिन गार्ड यूज होने लगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इम्प्रूव करता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को, धीरे 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 जैसे जैसे रिसर्च होती है वैसे वैसे इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होते चले जाते हैं। ठीक है, थर्ड है अपना इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक, टेक्निक को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब जैसे एक
प्लेयर को मैं ले लूँ, क्रिकेट के प्लेयर को ले लूँ, टेक्निक क्या क्या होती है उसमें, बैटिंग की एक टेक्निक होती है, बॉलिंग की एक टेक्निक होती है, फील्डिंग की एक टेक्निक होती है। ठीक है, अब जैसे एक मैं अब एक फील्डिंग की टेक्निक है। ठीक है, तो फील्डिंग को किस तरह करना है, किस तरह बॉल को कैच पकड़ना है, किस तरह फील्डिंग करनी है, बॉल ग्राउंडेड आ रही है उसे कैसे पकड़ना है, तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स टेक्निक के अंदर आती है। किस टेक्निक से हमने थ्रो फेंकना है, कि अगर अगर मुझे लंबे अगर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रो फेंकना है तो ऐसे फेंकेंगे, अगर मुझे शॉर्ट डिस्टेंस से तेज थ्रो फेंकना है तो हम ऐसे फेंकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स टेक्निक के अंदर आती हैं। पहले क्या होता था, जैसे प्लेयर्स थे जो एथलेटिक्स के प्लेयर थे, स्टार्टिंग में जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ था तो क्या होता था, जो उनकी स्टार्ट होती थी, जब वो स्टार्ट लेते थे किसी भी रेस के अंदर, तो वो खड़े होकर स्टार्ट लिया करते थे, ऐसे खड़े होकर स्टार्ट लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होता चला गया, रिसर्च होती चली गई, टाइम आगे बढ़ता चला गया, उसी तरह से रूल्स चेंज होते चले, टेक्निक चेंज होती चली गई। टेक्निक में क्राउच स्टार्ट आ गई, बंच स्टार्ट आ गई, मीडियम स्टार्ट आ गई, एलोंगेटेड स्टार्ट आ गई, ये सारे स्टार्ट आ गए। उससे क्या हो गया, उनकी इंप्रूवमेंट में तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो तो इंप्रूव हुई, लेकिन क्या हो गया, उनकी टेक्निक भी इंप्रूवमेंट हो गई। टेक्निक भी पहले अब हमें अपनी टेक्निक को इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब चलते हैं फोर्थ पे, टू डिजाइन सेफ्टी इक्विपमेंट्स। टू डिजाइन सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी पर्पस से के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं क्रिकेट का फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले क्या होता था, पहले जो पैड की क्वालिटी थी, बैट की क्वालिटी थी, बैटिंग ग्लव्स की क्वालिटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब हेलमेट पहले यूज नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे 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 धीरे धीरे टाइम पीरियड आगे बढ़ता चला गया, रिसर्च वगैरह हुई कि कैसे बॉल लगा करती थी हेलमेट में, चोट ज़्यादा लगा करती थी। तो हुआ क्या कि भाई कैसे चीज़ को रोका जाए, तो क्या हुआ, पहले फिर हेलमेट आए, पहले कैप टाइप की उनकी हेलमेट आए। ठीक है, उसके बाद फिर साइड से प्रोटेक्शन आ गई उनके हेलमेट में। ठीक है, फिर जब धीरे धीरे और आगे चले, सामने वाइजर से प्रोटेक्शन आ गई, फिर और आगे चले, धीरे 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 फिर पीछे प्रोटेक्शन आ गई। ठीक है, तो क्या हो गया, सेफ्टी पर्पज से इक्विपमेंट डिजाइन करता है बायोमैकेनिक्स। ये हेल्प करता है कि किस गेम के अंदर कौन से इक्विपमेंट्स की नीड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट के अंदर स्पाइक से ले लीजिए, क्या वो बॉलर इतनी फास्ट बॉल नहीं फेंकता था, पैर फिसला करते थे उनके, लेकिन जिससे जैसे स्पाइक्स आए शूज के अंदर, तो क्या हो गया, उनकी परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, तो सेफ्टी पर्पज से डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब पांचवा जो है हमारा, प्रिवेंटिंग ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरीज से हमें बचाती है बायोमैकेनिक्स। अब ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलॉकिंग है, आपस में लिंक है इनका। मान लीजिए स्पोर्ट्स इंजरीज है, ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरीज से हमें बचाती है। अगर आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास अच्छी टेक्निक है, आपको उस पर्टिकुलर गेम की अच्छी नॉलेज है, तो क्या होगा, आपके इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, आपकी टेक्निक अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको उस पर्टिकुलर गेम की रूल्स रेगुलेशन अच्छी तरीके से पता है, तो क्या होगा, आपकी जो इंजरीज है, वो आपकी इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत माइनर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंस थे बायोमैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, आप इन्हें फ्लो चार्ट के बेस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सीबीएसई बोर्ड ने इस बार जो बोला है कि अगर आप किसी की तरह के पॉइंट्स जो हैं, जैसे इंपॉर्टेंस हैं, अगर इन इंपॉर्टेंस को आप फ्लो चार्ट के से अगर इन्हें आप शो करेंगे, तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा सीबीएसई के ऊपर, जिसके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप, ठीक है, तो
ये इंपॉर्टेंस थे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आता है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट जो है, अब ये होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से तरह के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें केवल 4 तरह के में पढ़ना है। 4 तरह के जो मूवमेंट्स हैं हमें केवल उन्हें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा बॉडी मूवमेंट है वो है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन होता क्या है? फ्लेक्शन जब दो बोन्स के बीच का एंगल कम होता है, ठीक है, जब दो बोन्स के बीच का एंगल डिक्रीज होता है, दो बोन्स के बीच का एंगल डिक्रीज होता है, तो उसे फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब दो बोन्स के बीच का एंगल कम हो रहा है, देखिए दो बोन्स हैं, ये वाली बोन्स है, ठीक है, इनके बीच का एंगल कम हो रहा है, उसे फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सटेंशन। ठीक है, दूसरा है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मीन्स के जब, अब मैंने पढ़ा था कि फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन में दो बोन्स के बीच का एंगल जो है डिक्रीज होता है, ये इसका अपोजिट है। एक्सटेंशन में क्या होता है, दो बोन्स के बीच का एंगल डिक्रीज होता है, ठीक है, दो बोन्स के बीच का एंगल डिक्रीज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ जो क्या हुआ, यहाँ एंगल कम हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एंगल ज्यादा हो रहा है, दो बोन्स के बीच का एंगल ज्यादा हो रहा है, इसे बोलते हैं हम एक्सटेंशन। अब क्या है, 180 डिग्री पे है हमारा हाथ जो है, 180 डिग्री पे, इस पोजीशन को बोलते हैं हम एक्सटेंशन। अगर मैं इसे और नीचे लेके जाऊं इसे बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन, और अगर मैं इसे और ऐसे इस तरह से लेके जाऊं इसे बोलते हैं हाइपर फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया दो। तीसरा है हमारा अबडक्शन। अबडक्शन क्या होता है मैं एक ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है, उसके बीच से एक इमेजनरी लाइन गई, बिल्कुल बीच से एक इमेजनरी लाइन गई हुई है, ठीक है। एक इमेजनरी लाइन गई हुई है, मान लीजिए मेरे बीच से इमेजनरी लाइन गई हुई है, ठीक है। इस मिड लाइन से, इस मिड लाइन से जब हमारे हाथ इस मिड लाइन से दूर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब हमारे हाथ इस मिड लाइन से दूर की तरफ जाएंगे उसे बोलते हैं हम अबडक्शन, ठीक है। जब हमारे हाथ, हमारी बॉडी के, हमारे हाथ जो है ये इस मिड लाइन से दूर जा रहे हैं, इसे बोलते हैं हम अबडक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं हम अबडक्शन। जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है अडक्शन, जो बोलते हैं हम अडक्शन। अडक्शन क्या होता है, अबडक्शन में क्या हुआ, हमारे हाथ मिड लाइन से दूर की तरफ गए, ठीक है, लेकिन अब अडक्शन में क्या हुआ, अडक्शन में हमारे हाथ दूर से पास इस मिड लाइन की तरफ वापस आ गए, ठीक है। अडक्शन में क्या हुआ, अबडक्शन में क्या हुआ, हमारे हाथ उस मिड लाइन से दूर गए, लेकिन अडक्शन में क्या हुआ, हमारे हाथ दूर से पास फिर से उस मिड लाइन की तरफ आ गए, ठीक है, इसे बोलते हैं अडक्शन। मान लीजिए अगर हमारे हाथ बाहर की तरफ गए उसे बोलते हैं हम अडक्शन, ठीक है, बाहर की तरफ गए उसे बोलते हैं हम अबडक्शन, सॉरी अबडक्शन, अबडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर वापस आ रहे हैं उसे बोलते हैं हम अडक्शन, वापस उसी तरह से आ रहे हैं अडक्शन। और ये कहां पर होता है और ये मूवमेंट हो रही है ये कौन से बॉडी पार्ट्स में होती है, ये हमारे शोल्डर जॉइंट जिसे बोल एंड शॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, हिप जॉइंट, हाथ जा रहे हैं पैर जा रहा है, हिप जॉइंट हो गया, ठीक है। और ये दोनों जो ये दोनों है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये होते हैं एल्बो जॉइंट,
एल्बो और नी जॉइंट में, ठीक है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो होंगे वो एल्बो और नी जॉइंट के अंदर होंगे, और एबडक्शन और एडक्शन जो होंगे वो हमारे शोल्डर और हिप जॉइंट के अंदर होंगे, ठीक है। चार तरह के जॉइंट है। फ्लेक्शन, जब दो बोन्स के बीच का एंगल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसे फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन, तब दो बोन्स के बीच का एंगल डिक्रीज हो इंक्रीज हो रहा है, उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। एडक्शन, जब एक मिड लाइन से हाथ हमारे बाहर की तरफ जाते हैं, दूर जाते हैं हमारे हाथ, उसे बोलते हैं हम अबडक्शन। और वापस जब हमारे हाथ दूर से पास उस मिड लाइन की तरफ आते हैं, उसे बोलते हैं हम अडक्शन, ठीक है। ये चार तरह के हमारे बॉडी मूवमेंट्स हैं, ये एग्जाम के अंदर आते हैं। और इस बार ये किस तरह से आ सकते हैं हो सकता है कि आपसे पूरा करा ले कि 5 नंबर दे दे कि कौन कौन से बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें डिस्क्राइब करो। या फिर ऐसे आ सकता है आपको उसका एक इमेज दे दी जाएगी उसकी परफॉर्मेंस करने की मान लीजिए ऐसे ऐसे करते हुए कि उसने एक इमेज दे दी, तो उसमें पूछ सकता है कि इसमें कौन सी मूवमेंट हो रही है, हाथ बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी मूवमेंट हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में शो किए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सभी को पता है, न्यूटन्स के 3 लॉ है, ठीक है। पहला जो है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहता ये है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में है, वो अपनी स्टैटिक पोजीशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। या कोई ऑब्जेक्ट अगर रनिंग पोजीशन में है, वो रनिंग पोजीशन में ही रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स आके उसे रोक ना दे, ठीक है। ये होता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ है जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये है कि जब तक अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह स्टैटिक पोजीशन में है, स्टैटिक पोजीशन में है, ठीक है। मान लीजिए ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल है, ये एक जगह पड़ी हुई है ग्राउंड पे, ठीक है। लेकिन जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, मतलब कि जब तक कोई प्लेयर आकर इस पर किक नहीं करेगा, ये उसी पोजीशन में रहेगी। तो जो इस पर किक लगी है वो एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रही है, ठीक है। किक लगी, बॉल जग गई आगे को, आगे आगे की तरफ बॉल गई, ये बॉल तब तक चलती रहेगी। मतलब कि अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो क्या होगा, ये बॉल चलती रहेगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो जो ये बॉल किक मारने के बाद बॉल कुछ दूरी पे जाके ये रुक जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से रुक जाएगी? कौन सी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है इसके अंदर फोर्स लग रही है फ्रिक्शन, ठीक है। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से ये बॉल आगे जाके थोड़ा टाइम बाद रुक जाएगी, वो भी एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ जब ये स्टैटिक थी तो इस पर कौन सी एक्सटर्नल फोर्स लगी? प्लेयर की किक लगी, ठीक है। रनिंग पोजीशन में कौन सी एक्सटर्नल फोर्स लगी जो उसे रोकने का काम कर रही है? फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स में क्या कैसे अप्लाई करते हैं इसे। तो भाई कौन कौन से स्पोर्ट्स में अप्लाई करते हैं? शॉकर फुटबॉल ले लीजिए, ठीक है। फुटबॉल में ये यूज होती है। मैंने इसी का एग्जांपल दिया है आपको कि फुटबॉल है, फुटबॉल पड़ी हुई है, जब तक कोई प्लेयर आके उसमें आगे किक नहीं करेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, वो उसी पोजीशन में रहेगी, ठीक है। और जब प्ले उसमें किक लगने के बाद जब बॉल चल रही है तो वो जब तक तो वो थोड़े टाइम बाद जाकर रुक जाएगी। किस वजह से रुक जाएगी? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो बॉल चलती रहेगी, और अलग अलग सरफेस पे फ्रिक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्या कहता है? F इक्वल्स टू एम ए। F इक्वल्स टू यानी कि फोर्स जो है वो बराबर है किसके? मास के और एक्सेलरेशन के। अब सीधे अगर मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए ये दो पत्थर है, ये 400 केजी का है, ये ठीक है, ये 400 किलो का है, ये 40 किलो का है।
अब क्या है, ठीक है, एक फोर्स लग रही है इसके अंदर, इनके ऊपर एक कोई आदमी फोर्स लगा रहा है इन दोनों के ऊपर, तो क्या हो गया, मास तो इसका ज्यादा है, इसका कम है, ठीक है, फोर्स इसमें ज्यादा लगेगी, इसमें कम लगेगी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसे खींचने के लिए पावर आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है, और इसे खींचने के लिए आपको पावर कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग वेट के ऑब्जेक्ट है, मैं धक्का देता हूं, किसी को पुश करता हूं, ठीक है, एक ही पावर से पुश करता हूं अगर दोनों को मैं, तो होता है क्या है, जिसका मास कम होगा, जिसका वेट कम होगा, वो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, जैसे हैमर थ्रो शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट क्या होता है, एथलेटिक्स का गेम है, ये उसका सेक्टर होता है इस तरह से, ठीक है, और 7.26 जो होता है वो शॉट का वेट होता है मैन के लिए, 7.26 जो होता है मैन के लिए वेट होता है। दो पर्सन आए, दो आदमी आए फेंकने के लिए, यहाँ से फेंकने के लिए, यहाँ पर रखकर ऐसे थ्रो करते हैं वो उस शॉट को, शॉर्ट पुट को, ठीक है। तो उन्होंने दोनों के लिए वेट क्या है, सेम है, लेकिन डिस्टेंस वही कवर करेगा ज्यादा जिसकी फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है। एक ने यहां फेंक दिया, एक ने यहां फेंक दिया, तो इसका आगे क्यों गया, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ज्यादा लग रही है, ठीक है। अब जैसे क्रिकेट का एग्जांपल ले लीजिए, जब कैच करते हैं हम, जैसे ऊपर से बॉल आ रही है, कैच करते हैं, तो क्या हो गया, हमें चोट ना लगे इसलिए हम उसके फोर्स को, उसके एक्सेलरेशन को कम करने के लिए, उसके कम करने के लिए, चोट ना लगे उसके एक्सेलरेशन कम करने के लिए, उसे हम बॉल को पीछे खींचते हैं ताकि हमें चोट ना लगे। अगर मैं ऐसे ही करके खड़ा रहूंगा ना तो हाथ में चोट जरूर लगेगी, इसीलिए हम उसके एक्सेलरेशन को कम करने के लिए उसको पीछे खींचते हैं बॉल को, ठीक है। थर्ड वन क्या है हमारा, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहता है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो भी ऑब्जेक्ट हमारी हमारी ओर उतनी ही फोर्स लगा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये बॉल है, मैं बॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको प्रेशर लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, जितना प्रेशर मैं लगा रहा हूँ उतना ही प्रेशर ये बॉल मेरी तरफ लगा रही है। अगर ये प्रेशर ना लगाए तो मैं इस दीवार को धक्का दे दूंगा, ठीक है। तो और एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक गन है, मैं गन से फायर करता हूं, तो फायर जैसे ही मैंने फायर की तो मैंने एक्शन क्या हुआ, मैंने ट्रिगर दबाया, ठीक है, एक्शन हुआ। जैसे ही गन शूट हुई, शूट होने के बाद मुझे पीछे की तरफ झटका देगी, वो क्या हुआ, ये हुआ रिएक्शन। मैंने एक्शन किया, ट्रिगर दबाया, रिएक्शन क्या हुआ, बंदूक चलते ही उसने मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया, ये हुआ इसका रिएक्शन, ठीक है। अब इसका क्या है यूज, इसका जो एग्जांपल है वो है स्विमिंग में। स्विमिंग होता क्या है, अच्छा खासा एग्जांपल है इसका स्विमिंग। जब कोई स्विमर स्विमिंग करता हुआ पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, ये हो गया उसका एक्शन। और रिएक्शन में क्या होता है, पानी उसे आगे धकेलता है। एक्शन, जैसे ही वो स्विमिंग करता हुआ पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, लेकिन पानी उसे आगे की तरफ धकेलता है, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मोशन है। और स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या यूज है, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ज्यादा फोकस इसके ऊपर नहीं करता है कि आपने इसमें क्या लिखा है, इनर्शिया में क्या लिखा है, एक्सेलरेशन में क्या लिखा है, एक्शन रिएक्शन में क्या लिखा है, ज्यादा फोकस इसमें नहीं करता है। फोकस इस पे करता है कि आप जो स्पोर्ट्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये तो आपको देना ही देना है, ये तो आपको देना है, आप चाहे इसे 1 लाइन में दें चाहे 2 लाइन में दें इसका एग्जांपल, ठीक है, तो आपको देना है। लेकिन मेन चीज है ये कि स्पोर्ट्स के अंदर इसके एग्जांपल आपको अच्छे से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स। मैं जल्दी इसके ऑब्जेक्टिव की वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।